नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। हम इतिहास की श्रृंखला शुरू कर चुके हैं और उसी श्रृंखला का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पाषाण काल और ऐतिहासिक साक्ष्य जितने भी थे, साहित्यिक विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य जो भी थे उनकी चर्चा कर ली थी। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था, क्रम बता दिया था इनका कि ये क्रम कैसे है। मैंने ये कहा था कि देखो, पाषाण काल शुरू होता है। पाषाण काल की 3 अवस्थाएं हैं। पाषाण काल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। नवपाषाण काल के अंतिम दौर में आके मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी। तांबे की खोज कर ली थी और इससे पहले पाषाण काल में पत्थर के औजार बना रहा था। पूरा पाषाण काल में बहुत बड़े पत्थर के औजार थे। मध्य पाषाण में छोटा आकार हो गया पत्थरों का और नव पाषाण काल में बहुत छोटे छोटे पत्थरों से और धारदार युक्त औजार बनाने लग गया था। नव पाषाण काल के अंतिम चरण में आकर उसने तांबे की खोज भी कर ली थी। ठीक है, अब तांबे की खोज करने की वजह से मनुष्य तांबे के औजार और पत्थर के औजार एक साथ उपयोग करने लग गया था। तब ये संस्कृति कहलाने लग गई थी ताम्र पाषाण संस्कृति, ताम्र पाषाण सभ्यता, ताम्र पाषाण संस्कृति। होता क्या है, तांबे के बाद में तांबे से कांसा बनाया जाता है। तांबे से कांसा बनाया जाता है, तांबे से एलॉय बनाया जाता है, कांसा। अब उस कांसे का उपयोग लोग बाद में तो करेंगे, पहले तांबे की खोज होगी और उसके बाद में ही कांसे बनेगा। इसका मतलब तांबे के बाद में एक संस्कृति आनी चाहिए, कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन होता क्या है कि ताम्र पाषाण संस्कृति से पहले ही कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वो उसका भी काल आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया, कालक्रम के अनुसार तो मैंने कल बताया था चित्र, कालक्रम के अनुसार तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता से पहले आती है। लेकिन तकनीकी दृष्टि से ये बाद में आती है, क्योंकि कांसा तांबे के बाद में ही आ सकता है ना, इसलिए तकनीकी दृष्टि से ये बाद में आती है। ठीक है, ये मैंने कल चर्चा कर दी थी। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, कोई खास काल निर्धारण कोई निश्चित नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन अगर रेडियो डेंटिंग विधि से अगर देखें तो इसका काल निर्धारण है 2350 से 1750 ईसा पूर्व में। ठीक है, लगभग मान लो, आप इसको मान लो या फिर लगभग इसके आसपास मान लो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, 2400 से 1700 बीसी के मध्य विकसित नगरीय आदि ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ और भूमध्य सागर से आए हुए यहाँ निवासी रहते थे इस सभ्यता के अंदर। इसका नामांकन और खोजकर्ता, देखो नामांकन और खोजकर्ता क्या, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे स्थित एक हड़प्पा नगर की खोज की थी और इस हड़प्पा की पहली खोज होने की वजह से इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर सिंधु नदी की स्थिति पर एक मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। राखलदास बनर्जी ने क्या कर दिया, मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। अब देखा गया लास्ट में कि ये सभ्यता लगभग इसके सारे नगर सिंधु नदी के आसपास है। इस कारण से इसको अब सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लग गया। सबसे पहला नगर था हड़प्पा, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज भी देखा गया, ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही बसी हुई है सभ्यता, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लग गया। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, राखलदास बनर्जी ने खोज की थी 1922 में मोहनजोदड़ो की। राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की थी 1921 में हड़प्पा की। हड़प्पा है रावी नदी के तट पे और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर। बात समझ में आ गई। उसके बाद में आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में इसका नाम मिला है मेलुहा शब्द। मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा नाम दिया गया है। ठीक है, और विस्तार की बात करें, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके, जम्मू कश्मीर के मांडा, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके दक्षिण में दायमाबाद, अहमदनगर में पड़ता है, महाराष्ट्र के दायमाबाद, वहाँ तक है। चिनाब नदी के तट पे जम्मू कश्मीर का मांडा है और इधर गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद है महाराष्ट्र का। उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका ये हो गया। और पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर सूतकंगे डोर पड़ता है। सूतकंगे डोर से ये चलती है इधर उत्तर प्रदेश के हिंडा नदी के तट पर स्थित अमलगीरपुर पे, मेरठ में पड़ता है अमलगीरपुर, यहाँ तक है, इसका विस्तार हो गया। ठीक है, ये सूतकंगे डोर पड़ता है दासक नदी के तट पे और ये अमलगीरपुर पड़ता है हिंडन नदी के तट पे। आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं, मांडा, दायमाबाद, सूतकंगे डोर, अमलगीरपुर। और मांडा पड़ता है चिनाब के तट पे, दायमाबाद गोदावरी, सूतकंगे डोर दासक, अमलगीरपुर हिंडन नदी के तट पे। ये इसका विस्तार हो गया। विस्तार के बाद में हम आगे चलें तो
ये यहाँ पे देखो पिक्चर भी है इसकी, यहाँ से विस्तार इसका देख सकते हो आप। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। ये एक नगरीय सभ्यता है। 6 बड़े नगर मिले हैं यहाँ पे। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो मिला है, हड़प्पा मिला है, गढ़वीरवाला मिला है, धोलावीरा मिला है, राखीगढ़ी मिला है, कालीबंगा मिला है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये इसके मुख्य नगर हैं। लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक लिपि है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अपठनीय है, आदि ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम पढ़ नहीं पाए अभी। लिपि है भाव चित्रात्मक। यहाँ भाव चित्रात्मक मतलब ये एक किसी एक अक्षर से भाव निहित किया जाता था, कोई विशेष भाव होता था, और इसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ फोटो हैं उस समय की, आप देख सकते हो। प्रमुख स्थान इसकी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों की चर्चा करें तो ये देख लो आप, यहाँ पे हड़प्पा है। कौन सी नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे। इसके उत्खननकर्ता है, खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी है, 1921 में की थी। पाकिस्तान के मोंटोंगरी जिले में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे, राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। सिंधु प्रांत पड़ता है पाकिस्तान का, लरकाना जिले में, वहाँ है। और चौहंदड़ो सिंधु नदी के तट पे पड़ता है। गोपाल मजुमदार ने खोज की थी 1931 में, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। कालीबंगा है, घग्गर नदी के तट पर पड़ता है। बीबी लाल और पी के थापर ने खोज की थी 1953 में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। कोट दीजी है, सिंधु नदी के तट पे है। फजल अहमद ने खोज की थी 1953 में, ये सिंध प्रांत खैरपुर स्थान पे पड़ता है पाकिस्तान के। रंगपुर की बात करें तो मादर रंगनाथ राव ने इसने खोज की थी और ये गुजरात के काठियावाड़ में पड़ता है। रोपड़ की बात करें, सतलज नदी के तट पे है। यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। ठीक है, लोथल की बात करें तो भोगा नदी के तट पे रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी और ये गुजरात के अहमदनगर जिले में है, अहमदाबाद जिले में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है और यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। सूतकंगेडोर दासक नदी के तट पे स्थित है, पाकिस्तान के मकराना तट पे है ये। और बनमाली रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट और हरियाणा के हिसार में पड़ता है। धोलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। ये एक बार आप खुद भी देख लेना इन सब के बारे में, ये नगर, उत्खननकर्ता और नदी, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं, जैसे ये मांडा है, कश्मीर में पड़ता है, मांडा हो गया। रोपड़ है, बनवाली है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, उसके बाद में आलमगीरपुर है, मोहनजोदड़ो है, चौहंदड़ो है, सूतकांगेडोर है, इधर लोथल है। ये सब इसके कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और। ये देखो पीपीटी से दर्शा दिया है मैंने इनके खोजकर्ता कौन थे उनको। यहाँ देखो हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये कहाँ है? मोंटेगमरी पाकिस्तान का जिला है, वहाँ पड़ता है, रावी नदी के तट पे है। उसके बाद में यह मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में और लरकाना जिला पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। और ये चौहंदड़ो है, चौहंदड़ो की गोपाल मजुमदार ने सिंधु नदी के तट पर पड़ता है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में ये धोलावीरा है, रविंद्रनाथ बिष्ट ने कच्छ गुजरात में पड़ता है। लोथल में रंगनाथ राव अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, भोगा नदी के तट पे। और उसके बाद में इधर आएंगे, यगदत्त शर्मा ने रोपड़ जिला पंजाब में रोपड़ की खोज की थी, सतलज नदी के तट पे पड़ता है। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार हरियाणा में पड़ता है। और ये कालीबंगा बेबी लाल और बी के थापर हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के तट पे। ये सब इसको एक बार आप खुद देख लेना। इसके प्रमुख स्थल है, मैप है, ये भी देख लेना। हम इसकी कुछ विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखो इसकी नगरीय विशेषताएं क्या क्या हैं। ये ग्रिड पत्ती पर निर्मित है, इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये ग्रिडीय पत्ती पर स्थित है। ग्रिड का मतलब ऐसे इस आधार पर बनी हुई है। ये सड़कें हैं और यहाँ बस्ती होगी, यहाँ बस्ती होगी, यहाँ बस्ती, यहाँ बस्ती, ऐसे। तो ग्रिड पत्ती पर निर्मित है। सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था है। पक्की और अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। घर के दरवाजों और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछले पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुले हैं। ये देखो लोथल को आप ध्यान रखना, लोथल के दरवाजे कहाँ मुख्य सड़क पर खुल रहे थे। ठीक है, शहर उच्च और निम्न दो भागों में वर्गीकृत होता है। उच्च भाग किलाबंद होता था, मतलब उच्च एक इस प्रकार से समझ लो, ये आप ऐसे था, ये जो टिल्ला टाइप का था, इसके ऊपर एक वर्ग रहता था। और ये निचला भाग है,
इस पे एक वर्ग रहता था। तो ये ऊपर वाला भाग है, इसके चारों तरफ क्या था, किलाबंदी थी, दुर्ग बना रखा था, और ये निचला भाग था। ठीक है, शहर ऐसे दो भागों में बटा हुआ था। उस भाग को किलाबंदी किया जाता था, और अपवाद है इसके कालीबंगा, दोनों भाग किलेबंद थे। कालीबंगा के अंदर दोनों भागों की किलाबंदी कर रखी थी। ठीक है, और विशेषताओं के अंदर अगर हम बात करें इसकी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृद्ध स्नानागार है। मोहनजोदड़ो में एक वृद्ध स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। देखो ये चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रखने वाली चीज़ जरूरी है कि मोहनजोदड़ो से मिला है वृद्ध स्नानागार। ठीक है, उसके बाद में कृषि और पशुपालन से संबंधित क्या जानकारियां हैं यहाँ पे। जुते हुए खेत मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से मिले हैं। प्रमुख फसल गेहूं और जौ की बोते थे। लोथल और रंगपुर पे चावल के साक्ष्य मिले हैं, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार मिले हैं कई जगह पे, कहाँ का, अधिशेष उत्पादन, इससे अन्नागार मिले हैं, कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिला है और हड़प्पा में मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अधिशेष उत्पादन होता था। अन्नागार तब भी तो होंगे जब उत्पादन ज़्यादा होगा, और विकसित कृषि व्यवस्था थी, इसका भी पता चलता है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। आगे चलें, और पशुपालन, बैल भैंस वगैरह पालते थे। घोड़े के प्रमाण सूतकोटदा से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से मिले, लेकिन घोड़े को भी पालतू पशु नहीं बना पाए थे। ठीक है, घोड़े से अधिक परिचित नहीं थे। धार्मिक विशेषताओं की अगर बात करें तो स्पष्ट जानकारी का अभाव है, मतलब धार्मिक विशेषताएं कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई है। मंदिर के कोई अवशेष मिले नहीं है। मातृ देवी उर्वर देवी की पूजा करते थे, इससे पता चलता है कि ये मातृ सत्तात्मक समाज था। वृक्ष की पूजा करते थे, शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाला पुजारी भी प्राप्त हुआ है, जैसे देखो आप पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी और जानकारी होगी धार्मिक। उसके बाद में पशुपतिनाथ की एक मोहर मिली है, कहाँ से मिली है पशुपतिनाथ की मोहर, मोहनजोदड़ो से मिली है। और उसके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चित्ता और भैंसा, इनकी आकृतियां हैं। पशुपतिनाथ के चारों तरफ हाथी, गेंडा, चित्ता और भैंसे की आकृतियां हैं। ये देखो आपको चारों पशु ध्यान रखने, हाथी, गेंडा, चित्ता और भैंसा, इनको एग्जाम में पूछा जा सकता है कई बार। कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है, और स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। यहाँ पे सूर्य उपासना का प्रतीक है। समाधान प्रक्रिया थी यहाँ पे, शव को जलाते थे मोहनजोदड़ो में, शवों को दफना भी थे हड़प्पा में। युग में समाधियाँ भी थी लोथल और कालीबंगा में। मतलब स्वाधान के अंदर ये तीनों विधियाँ अपनाते थे। शव को जला भी देते थे जैसे मोहनजोदड़ो में करते थे, शवों को दफना भी थे, हड़प्पा में शव दफनाते थे। और युग में समाधियाँ भी हैं, युग में समाधियाँ एक साथ, पति पत्नी की समाधि एक साथ मिल गई है लोथल और कालीबंगा में, ऐसा मिला है। आगे चले, यातायात की बात करें। देखो यातायात के अंदर यहाँ क्या है, लोथल और सूतकोटदा से बंदरगाह मिले हैं। लोथल में बंदरगाह मिला है, सूतकोटदा में बंदरगाह मिला है। इसका मतलब जल परिवहन था यहाँ पे। और बैलगाड़ी मिली है, भैंस गाड़ी मिली है, तो ये सड़क परिवहन की भी बात करता है। समाज के अंदर पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का काश्य मूर्ति मिली है। ये देखो काश्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, एक नृत्य करती हुई काश्य मूर्ति है। उसके बाद में आगे चलें तो जीवन शैली की बात करते हैं। यहाँ जीवन शैली कैसी थी। जीवन शैली में देखो लोथल और चौंदड़ो में मनके का कारखाना था। सूती और ऊनी वस्त्र की जानकारी प्राप्त होती है। पासा, शिकार जैसे मनोरंजनकारी चलते थे। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन भी मिले हैं। मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। तलवार के साक्ष्य यहाँ नहीं मिले। इसका मतलब समाज क्या था, शांतिपूर्व था, युद्ध प्रेमी नहीं थे। ये शांतिप्रिय समाज की विशेषता है। ठीक है, आगे और देखें तो हम व्यापार की बात कर लेते हैं। व्यापार के अंदर ये देखो, व्यापार करने के लिए मोहर का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की मोहर एक संगी पशु की मोहर इस चीज़ का साक्षी है। मापन की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। कुछ भी अगर मापना होता था 16 के अनुपात में होती थी। जैसे 16 के बाद में 32 इस अनुपात में चलती थी। जैसे आज 10 के अनुपात में चलती हैं, 10 ग्राम, फिर 100 और फिर 1000 ऐसे चलती है। ये उस समय 16 के अनुपात में चलती थी मापन की इकाइयाँ। विदेशी व्यापार करते थे। कहाँ से क्या करते थे इसके बारे में देख लो। तांबा ये खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से मंगवाते थे। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना ये कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। टिन अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। शीशा ईरान से लेके आते थे। ये इनके व्यापारिक संबंध थे। शासन की बात करें तो शासन का कोई स्पष्ट तो पता चलता नहीं है कि शासन कौन करता था, लेकिन संभवतः वणिक वर्ग ने किया हुआ।
जो व्यापारी वर्ग था उसने शासन किया होगा, क्योंकि व्यापारिक सभ्यता थी, कोई कृषि प्रधान सभ्यता नहीं थी, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि वणिक वर्ग ने ही शासन किया होगा। सिंधु सभ्यता के विनाश की बात करें तो सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। संभवतः, स्पष्ट नहीं कह सकते, मान सकते हैं कि बाढ़ के कारण ये विनाश हो गया होगा इस सभ्यता का। पिगट ने हड़प्पा को मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हम भारत के आज़ाद होने के बाद में सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। देखो, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों को आग में पका लिया जाता है, उसके बाद में उनको टेराकोटा कहा जाता है। सबसे बड़ी साइट है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी। कहाँ पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है। और मोहनजोदड़ो है जो कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत किस स्थान पे क्या साक्ष्य मिले हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, इनको देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और यहाँ से क्या क्या मिला है हमें? सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, शव को जलाने के साक्ष्य मिले हैं, दाढ़ी वाला पुजारी मिला है, दाढ़ी वाला पुजारी भी मिला है। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। एक बार फिर देख लो, अन्नागार, स्नानागार, पशुपति की मोहर, नर्तकी कांस्य वाली नर्तकी की मूर्ति, शव को जलाने के साक्ष्य मिले, दाढ़ी वाला पुजारी मिला है। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? एक संगी पशु वाली मोर मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, और उसके बाद में कालीबंगा है जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है, वहाँ से अग्निकुंड मिला है, चूड़ी का कारखाना मिला है, युग्म समाधि मिली है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली है। सूतकांगेडोर गुजरात में पड़ता है, सूरकोटदा इसके घोड़े के अवशेष मिले हैं। देखो, सूरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन फिर भी घोड़े के कोई स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं कि ये घोड़े से परिचित थे। ठीक है, थोड़े बहुत अवशेष मिले हैं। अगर क्वेश्चन को पूछा जाएगा सिंधु घाटी इस सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे तब तो मान सकते हैं, लेकिन घोड़ों के पालतू बनाते थे, पालतू के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, लोथल गुजरात, लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है इसको। धान और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, युग समाधि मिली है, मनके का कारखाना मिला है। लोथल से मनके का कारखाना भी मिला है। उसके बाद में धोलावीरा गुजरात में बांध और जलाशय और स्टेडियम वगैरह मिली है। ठीक है, उसके बाद में हमारी यह सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाती है और हम आगे चलेंगे वैदिक सभ्यता के ऊपर। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट है, वैदिक सभ्यता हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर एक बार देखने के बजाय आप बार बार देख के रिवीजन भी कर सको। जब धीरे चलेंगे तो रिवीजन करने में आपको बहुत बोरियत फील होने लग जाती है। इस वजह से लेक्चर को लंबा धीरे ना करके हम फास्ट कर रहे हैं, तो आप ताकि डबल स्पीड करके फिर रिवीजन कर लो जल्दी जल्दी। धन्यवाद, आप अपना सहयोग बनाए रखना, हम ये आशा करते हैं, और जल्द ही अगला लेक्चर लेके आएंगे।